हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक लॉ का चैप्टर लेकर के आए हैं, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 विद द न्यू सिलेबस। ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि हमारा सेकंड पेपर है लॉ का। लॉ जो सेकंड पेपर है, ठीक है। और उस लॉ में ये कौन सा चैप्टर है? थर्ड चैप्टर है, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोग पढ़ते किसके बारे में है। तो यहाँ पे सीधे यहाँ पे दिखा आ रहा होगा कि किसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो गुड्स के बारे में पढ़ते हैं। गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, हाँ। यानी कि गुड्स को हम लोग बेचते हैं, तो किस टाइप का गुड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बात करते हैं किस गुड्स के बारे में? तो मूवेबल गुड्स के बारे में, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, इस एक्ट में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? तो मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में उसका एक अलग एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उसमें पढ़ते हैं हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग किस में पढ़ते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में, ठीक है। जो कि फाउंडेशन के सिलेबस में नहीं है ये एक्ट। फाउंडेशन के सिलेबस में ये एक्ट नहीं पढ़ना है। तो हमको किसके बारे में पढ़ना है? तो हमको पढ़ना है मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। यानी कि जिसको हम सिंपली एक जगह से दूसरे जगह अगर उसको हम कैरी कर सकते हैं, तो उसी गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, इस एक्ट में पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में, ठीक है। तो इसमें अब एक आ रहा है गुड्स। सबसे फर्स्ट डेफिनेशन हमारा आ रहा है किसका? गुड्स का। तो हम लोग गुड्स किसको बोलेंगे? बताइए, गुड्स हम लोग किसको बोलेंगे? गुड्स किसको बोलेंगे? तो पहले चलिए देखते हैं आईसीएआई मटेरियल में कि वो गुड्स का डेफिनेशन किस तरीके से दिया है हमारा, ठीक है। आईसीएआई मटेरियल गुड्स का डेफिनेशन हमको किस तरीके से दिया है। जब डेफिनेशन पार्ट्स पे आते हैं, तो गुड्स से पहले हमको क्या चीज के बारे में दिया है? बायर के बारे में दिया है और सेलर के बारे में दिया है, कि बायर किसको बोलते हैं और सेलर किसको बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो बायर का जो डेफिनेशन है क्या है, कि बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। कौन से सेक्शन में? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो बायर का जो डेफिनेशन बताता है, वो क्या कहता है कि बायर एक वैसा आदमी है जो कि या तो बाई कर रहा हो, या तो वो बेच रहा हो, या बेचने के लिए वो या तो वो खरीद रहा हो, या फिर वो खरीदने के लिए क्या हो, तैयार हो। या तो वो खरीद रहा हो या फिर वो खरीदने के लिए तैयार हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1। उसी तरीके से क्या कहता है, सेलर किसको बोलेंगे? तो क्या कह रहा है, सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल द गुड्स। सेक्शन 2 सबसेक्शन 13। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 13 क्या बोलता है कि सेलर उसको बोलेंगे या तो वो बेच रहा हो या फिर वो बेचने के लिए तैयार हो। बहुत इजी डेफिनेशन है। तो उसको क्या बोलेंगे? सेलर बोलेंगे, ठीक है। सिंपल सी बात है, किसी चीज को बेचने के लिए हमको दो पार्टी का तो नीड पड़ेगा ही, एक सेलर और एक बायर का। तो ये तो हो गया सेलर और बायर का। उसका आगे क्या करा? द टू टर्म बायर एंड सेलर आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। बायर और सेलर तो कॉम्प्लीमेंट्री है। जब सेल करना है तो एक तो बेचने वाला और एक खरीदने वाला, दोनों डिफरेंट पर्सन तो होना चाहिए। सेम पर्सन नहीं, हम ही बेच रहे हैं और हम ही खरीद रहे हैं, तो ये नहीं होगा। दोनों डिफरेंट, बायर और सेलर दोनों डिफरेंट पर्सन होने चाहिए, ठीक है। Represent two parties of a contract of sale of goods. Both the term, however, used in sense wider than their common meaning, not only the person who buy but also the one who agree to buy a buyer. Similarly, a seller means not only a person who sell but also a person who agree to sell. ठीक है, वही बोल रहा है कि या तो जो
बेचने के लिए तैयार हो, या फिर वो बेच रहा हो, और बायर उसको बोल रहा है जो खरीद रहा हो या खरीदने के लिए तैयार हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बायर बोलेंगे। और सेलर किसको बोलेंगे, जो कि सेल करने के लिए एग्री हो रहा हो या फिर सेल कर रहा हो, ठीक है, तो उसको सेलर बोलेंगे। अब यहाँ पे ये क्या, जिसके लिए हम लोग स्टडी मटेरियल में है गुड्स का डेफिनेशन। गुड्स किसको बोलेंगे, तो देखिए पर यहाँ पे क्या करें, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। गुड्स किसको बोलेंगे, वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी को हम गुड्स बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ऑक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ करके। तो अब यहाँ पे पॉइंट आता है क्या, ऑक्शनेबल क्लेम और मनी। ऑक्शनेबल क्लेम और मनी क्या होता है, इसको भी हम बताते हैं, पूरा डिटेल में इसको बताएंगे क्या होता है, ठीक है। पहले उसके आगे और पढ़ लेते हैं कि और आगे इसका क्या बोल रहा है। इसके आगे क्या बोल रहा है, एंड इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed or separate from the land before the sale or under the contract of sale। यानी गुड्स किसको बोलेंगे, स्टॉक को भी गुड्स बोलेंगे, स्टॉक एंड शेयर भी गुड्स है हमारा। जो ग्रोइंग क्रॉप्स है उसको भी गुड्स बोलेंगे, या जो ग्रास है जो अभी लगा हुआ है लेकिन उसको हम आगे जा करके क्या कर सकते हैं, उसको हम बेच सकते हैं, वो भी गुड्स है हमारा। या फिर वो सभी चीज जो हमारा क्या है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड से हमारा जुड़ा हुआ है, जिसको कि हम क्या कर सकते हैं, वहां से हटा करके एक जगह से दूसरे जगह लेकर के जा सकते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स बोलेंगे, ठीक है। या फिर जो हम उसको जैसे कि अभी हम इस पे हम क्या करते हैं कि फ्लो चार्ट ही बना लेते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस पर एक फ्लो चार्ट हम लोग बनाते हैं पूरा डिटेल में। अब हम लोग बात करेंगे किसका, गुड्स का, ठीक है। तो गुड्स को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक कौन सा है, एक होता है मीन्स, गुड्स मीन्स, और एक होता है इंक्लूड्स। अभी दो वर्ड पढ़े थे, एक मीन्स और एक इंक्लूड, ठीक है। एक होता है मीन्स और एक होता है इंक्लूड्स, ठीक है। तो मीन्स में क्या आएगा और इंक्लूड्स में क्या आएगा, तो मीन्स में क्या आता है, एग्जॉस्टिव या जो एज्यूम्ड है, मीन्स में हमारा आता है एग्जॉस्टिव, जिसको कि हम लोग एज्यूम्ड किए हैं, और इसमें क्या आता है, क्लासिफिकेशन है, जो कि हमारा क्या है, एडिशन है। अब इसको चार्ट को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इस चार्ट को और आगे बढ़ाते हैं, तो एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। मीन्स में क्या पर है, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले मीन्स पूरा क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इंक्लूड्स में जाएंगे, ठीक है। गुड्स मीन्स क्या कहना है कि एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो गुड्स है। लेकिन इसमें हम लोग दो वर्ड पढ़े थे क्या, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अभी डेफिनेशन में पढ़े हैं क्या, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अदर देन अदर देन में दो वर्ड था क्या क्या, एक तो ऑक्शनेबल क्लेम, एक क्या था हमारा, एक था हमारा ऑक्शनेबल क्लेम, और एक था हमारा क्या, मनी।
ऑप्शनेबल क्लेम, और एक था हमारा क्या, मनी। ये 2 वर्ड पढ़े थे, तो इसको क्यों नहीं गुड्स में इंक्लूड किया गया बताइए। अच्छा, तो ऑक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है, पहले हमको ये बता दीजिए कि ऑक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है। ऑक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है, तो ऑक्शनेबल क्लेम में एग्जांपल अगर लिखिएगा तो इसमें आता है क्या, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, अकाउंट्स में पढ़े होंगे इसको, और डेप्ट। ये सब हमारा क्या है, तो ये सब हमारा है ऑक्शनेबल क्लेम, या फिर चेक हो गया हमारा, चेक भी लिख सकते हैं। तो ये सब हमारा क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया ऑक्शनेबल क्लेम। इसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, इसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे। फर्स्ट लाइन में गुड्स का डेफिनेशन दिया है, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, कौन सा, अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। अच्छा, मनी में क्या आएगा फिर, करेंसी। मनी में क्या, मनी किसको बोलते हैं, करेंसी को, ठीक है। क्या करेंसी भी गुड्स नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है कि अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी, मनी में आता है करेंसी। लेकिन अब हम अगर करेंसी का बात करें तो इसको हम लोग थोड़ा और क्लेरिफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो एक तो वो करेंसी जो अभी चल रहा है या चल रही है, जो अभी चल रही है, और एक वो जो चली गई। करेंसी को 2 पार्ट में डिवाइड किए, एक वो जो अभी चल रही है और एक वो जो चली गई। किसी और चीज से रिलेट नहीं कीजिएगा इसको, एक वो जो चली गई। अच्छा, चल रही और चली गई में क्या डिफरेंस है, अब देखिए, अब समझ में आ जाएगा क्या, ये क्या डिफरेंस है। ₹500, ₹200, ₹100, और एग्जाम्पल लें या इतना काफ़ी है। और इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं ₹2000, ₹1000। अच्छा, ये सारा करेंसी तो अभी रनिंग में है। 500 का नोट भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है, 200 का नोट भी एग्जिस्ट कर रहा है, 100 रुपये का भी अभी एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन 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 क्या 2000 का नोट अब करेंसी है? 1 सितंबर 2023 के बाद क्या ये नोट एग्जिस्टेंस में है? क्या ये मनी है, करेंसी है, या 1000 का नोट करेंसी है? पहले था, इसीलिए लिखे हैं कि क्या चली गई, और एक वो जो चल रही है। तो ये तो अभी चल रहा है और ये चल रही है, चली गई है। तो अब बताइए कि हम इसको गुड्स माने या नहीं माने। डेफिनेशन में तो सिंपल बोल दिया है कि अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी, तो उस हिसाब से तो इसको गुड्स नहीं मानेंगे। तो डेफिनेशन के हिसाब से जो करेंसी अभी रनिंग में है उसको हम लोग गुड्स नहीं मानेंगे, ये हमारा गुड्स नहीं है। लेकिन जो हमारा करेंसी अब नहीं है उसको हम लोग गुड्स मानेंगे। ये हमारा एंटिक पीस में, ये हमारा एंटिक पीस बन चुका है। अब इसको लोग खरीदेंगे, अभी नहीं खरीद रहे हैं।
अभी अगर देखिएगा तो 1 रुपये 2 रुपये का नोट या फिर 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा का अभी भी लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको अच्छे से मतलब कि संभाल करके रखे हुए हैं, या फिर बहुत लोग तो उसको खरीदते भी हैं। वो तो करेंसी था पहले, अब नहीं है। तो जिस दिन से वो करेंसी बंद हो गई, रनिंग में नहीं है, तो उस दिन से उसको हम लोग क्या करेंगे, गुड्स मानेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया गुड्स का मतलब। मीन्स का मतलब पढ़ लिए। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। मनी में भी डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, अब आता है क्या, गुड्स इंक्लूड्स। अब इंक्लूड्स में क्या क्या आता है, तो इंक्लूड्स में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग इंक्लूड्स में क्या क्या पढ़े हैं, तो स्टॉक्स एंड शेयर, और क्या था, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स या फिर ग्रास, और क्या था, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अच्छा, स्टॉक्स एंड शेयर तो हमारा क्या है, गुड्स है। ठीक है, ये गुड्स है हमारा। ये ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है बताइए, ग्रोइंग क्रॉप्स किसको बोलेंगे फिर, सारे क्रॉप्स तो ग्रो ही होते रहते हैं। अगर आज हम गेहूं अगर बो रहे हैं, तो जब तक उसको हम नहीं काटेंगे तब तक तो बढ़ते ही रहेगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो तैयार हो जाएगा, उसको जैसे ही हम लैंड से हटा देंगे, काट देंगे वहां से, उसके बाद उसको अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा देंगे, उस दिन से वो क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। वहां पे लिखा भी था क्या, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, मतलब कि जब तक वो ग्रो कर रहा है, ग्रो कर रहा है तभी भी वो गुड्स है। ठीक है, अल्टीमेट जब गेहूं तैयार हो गया तो भी वो गुड्स है। अब इसका मतलब क्या है, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, तो इसका मतलब बताते हैं कि इसमें क्या बोला है कि हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी को गुड्स नहीं बोलेंगे, लेकिन इसमें भी है। क्या है, जैसे हम लोग पत्थर का यूज करते हैं घर बनाने के लिए, गिट्टी, तो गिट्टी कहाँ से आता है, माउंटेन से, कहीं ना कहीं पहाड़ को तोड़ करके उसको छोटा छोटा टुकड़े में किया जाता है। तो जब वो पहाड़ था तब तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी था, लेकिन जैसे ही उसको हम लैंड से हटा दिए और उसको हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके जब मूवेबल प्रॉपर्टी उसको बना रहे हैं, तो वो क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो वही बोला क्या कि थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड, यानी जब तक वो लैंड से जुड़ा हुआ है तब तक वो गुड्स नहीं है, जैसे ही हम उसको वहां से हटा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, गुड्स बन जाता है। ठीक है, थिंग्स अटैच का बात करें तो हमारा ले लीजिए, गन्ना का खेत ले लीजिए, फिर बैम्बू ट्री ले लीजिए, यानी सारे ट्री ले लीजिए, क्लाइंबर्स ले लीजिए। फॉर्मिंग पार्ट का मतलब हो गया गिट्टी हो गया, पत्थर हो गया, मिट्टी हो गया, जिसको कि हम लोग क्या कर सकते हैं, सीवियर्ड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो एग्री टू बी सीवियर्ड है उसको गुड्स बोलेंगे, जो एग्री टू बी सीवियर्ड नहीं है उसको गुड्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, गुड्स का डेफिनेशन खत्म होता है। अब हम लोग एक बार क्या करेंगे, स्टडी मटेरियल में एक बार गुड्स का डेफिनेशन पूरे पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बोला था, अभी तो पढ़ लिए थे। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी, includes stocks and share, growing crops, grass and things attached to or forming part of the land which are agreed to be severed separate from the land before the sale under the contract of sale। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करने से पहले उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एग्री टू बी सीवियर्ड, यानी उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, वहां से हटा सकते हैं, दूसरे जगह उसको भेज सकते हैं। ठीक है,
फिर क्या बोल रहा है, ऑक्शनेबल क्लेम आर क्लेम विच आर टू बी इन्फोर्स ओनली बाय एन एक्शन और सूट, एग्जाम्पल डेप्ट। डेप्ट का भी बात कर लिए थे कि डेप्ट भी हमारा क्या है, ऑक्शनेबल क्लेम में आता है हमारा। तो डेप्ट के बारे में यहाँ पे देखिएगा क्या बोल रहा है, अ डेप्ट इज नॉट अ मूवेबल प्रॉपर्टी इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिव्ड एफडीआर आर कंसीडर्ड एज गुड्स। सेक्शन 176 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रीड विद द सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 कहता है कि सेक्शन 176 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, उसको अगर साथ में पढ़िएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 के साथ, तो क्या कहता है कि एक जो डेप्ट है वो क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसको गुड्स नहीं मानेंगे। ठीक है, और कहा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि गुड्स जो है वो टेंजिबल भी हो सकता है और इनटेंजिबल भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है हमारा क्या बोल रहा है, गुड्स इंक्लूड्स बोथ टेंजिबल गुड्स और इनटेंजिबल गुड्स, यानी कि गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा क्या है, गुड्स है। ठीक है, यहां तक कि स्टॉक्स एंड शेयर, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, डिक्री ऑफ द कोर्ट आर ऑल्सो कंसीडर टू बी गुड्स, ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा गुड्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया गुड्स के बारे में। अब इसके बाद हमारा क्या कह रहा है, गुड्स पर ली अदर देन ऑक्शनेबल, उसी को अब देखिए अलग अलग करके कह रहा है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी, जो कि सर्कुलेशन में, देखिए यहाँ पे बोला क्या, जो मनी सर्कुलेशन में है। ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक्स एंड शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्री टू बी सीवियर्ड। अब यहाँ पे जो है हम लोग फिर से चलते हैं बोर्ड नोट पे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अब गुड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, गुड्स को कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया बताइए। तो गुड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट हमारा आता है एग्जिस्टिंग गुड्स, गुड्स को क्लासिफाई किया गया 3 पार्ट में। फर्स्ट हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स, सेकंड है हमारा फ्यूचर गुड्स, थर्ड है हमारा क्या, कंटिजेंट गुड्स, कंटिजेंट गुड्स। अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों को डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं किसका, एग्जिस्टिंग गुड्स का। एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या कहना है बताइए, एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या कहना है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स किसको बोलेंगे, पहले तो ये, तो एग्जिस्टिंग गुड्स हम लोग उसको बोलते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय वो गुड्स क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी कि वो एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ सस्टेन करना चाहिए, वो चीज़ एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे कि अगर हम इस पेन का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये पेन अभी एग्जिस्ट कर रहा है, तो जो चीज़ एग्जिस्ट कर रहा है उसका अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय वो चीज़ एग्जिस्ट करता है तो उसको बोलते हैं क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स। तो एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब सिंपल बोलेंगे क्या, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स एज आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर एग्जिस्टिंग गुड्स का हमको अगर डेफिनेशन लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स, existing goods are such goods, existing goods are such goods as are existence at the time of contract of sale, at the time of contract of
सेल, यानी कि वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय वो क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। वो गुड्स जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय वो गुड्स क्या करना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग गुड्स। ठीक है, एग्जिस्टिंग गुड्स का अगर देखा जाए तो एग्जिस्टिंग गुड्स को भी क्लासिफाई किया गया है। एग्जिस्टिंग गुड्स को भी क्या किया गया है, 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। कौन कौन सा, तो एक आता है इसका स्पेसिफिक गुड्स, एक आता है असर्टेन गुड्स, और एक आता है अनअसर्टेन गुड्स। यानी कि एग्जिस्टिंग गुड्स को भी 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट आता है क्या, स्पेसिफिक गुड्स। फर्स्ट हमारा क्या आता है, स्पेसिफिक गुड्स। सेकंड आता है हमारा असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स। और थर्ड हमारा आता है क्या, अनअसर्टेन गुड्स। अनअसर्टेन गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स तो ठीक है, वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जिस चीज के बारे में, वो चीज एग्जिस्ट करना चाहिए, वो एग्जिस्टेंस में हो। ठीक है, अगर हम ये हाइलाइटर का अगर हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब कि एग्जिस्ट कर रहा है, अभी एग्जिस्ट कर रहा है, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब एग्जिस्टिंग गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स में जो हो सके तो कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि दोनों सिमिलर ही हैं, मतलब बारीकी डिफरेंस है। तो स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलेंगे बताइए, स्पेसिफिक गुड्स अगर हमको बोलना है कि अगर स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलेंगे फिर, तो स्पेसिफिक गुड्स किसको बोलेंगे, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय आइडेंटिफाइड है कि हमको ये वाला ही गुड्स चाहिए। जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय हमको ये चीज आइडेंटिफाइड है। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत सारा पेन रखा हुआ है, हम बोल रहे कि हम आपको ये वाला पेन देंगे, तो ये वाला पेन हमारा क्या है, ये पेन हमारा आइडेंटिफाइड है कि हम आपको यही देंगे, तो ये हमारा हो गया स्पेसिफिक गुड्स, एग्जिस्टिंग गुड्स के कैटेगरी में है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, और हम आपको बोल रहे कि हम आपको यही एकदम सेम सेम यही यही पेन आपको हम देंगे, कोई दूसरा पेन नहीं देंगे, इसी टाइप में हम दूसरा पेन नहीं देंगे, हम यही पेन देंगे। तो ये पेन हमारा क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। तो स्पेसिफिक का डेफिनेशन यहाँ पे बोलता है, स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय ही आइडेंटिफाइड हो गया कि हमको ये वाला गुड्स मिलेगा, तो वो हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक गुड्स। ठीक है, जैसे ही आप किसी कार के शोरूम में जाते हैं तो उसके गोडाउन में बहुत सारा कार पड़ा रहता है, एक कार तो रहता नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप XUV 700 खरीदने के लिए गए हैं, तो वो आपको गोडाउन में लेके गया, वहां पे बहुत सारा XUV 700 पड़ा हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन बहुत सारे XUV 700 में आपको कौन सा मिलेगा, क्या ये स्पेसिफाई है, अभी आइडेंटिफाइड है कि आपको यही वाला मिलेगा, नहीं। लेकिन जैसे ही आप शोरूम वाले को बोले कि ठीक है हमको कार पसंद है XUV 700 हमको क्या है कि ब्लैक कलर में चाहिए और हमको ये वाला ही चाहिए। ठीक है, अब जैसे ही आप बोले कि हमको ब्लैक कलर का चाहिए, तो वो शोरूम वाला क्या करेगा, आपके नाम से एक गाड़ी को बुक करेगा, वहां से फिर एक गाड़ी निकालेगा, उसको आपके नाम पे ऑनरशिप प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, यानी कि आइडेंटिटी। जैसे ही वहां से एक कार आपके लिए निकाल के लेके आया XUV 700, ठीक है, तो वो जैसे ही एक कार वहां से निकाल करके लेके आया, तो वो आपका क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया, स्पेसिफिक हो गया कि ये गुड्स आपको मिलेगा, वो आइडेंटिफाइड है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय कि आपको यही वाला देंगे। जैसे ही ये आइडेंटिफाइड हो गया कि आपको हम ये वाला ही कार देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। जैसे ही उसमें से एक कार हम निकाल करके लेके आए, तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया।
ठीक है। तो स्पेसिफिक गुड्स कौन, जो आइडेंटिफाइड है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय ही आइडेंटिफाइड हो गया है कि हम आपको ये वाला देंगे। एट अ टाइम, जिस समय हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसी समय हम बोल दिए कि आपको ये वाला कार देंगे। जैसे ही आप अपना डिस्क्रिप्शन दिए कि हमको ये ऐसा ऐसा कार चाहिए, वैसे ही हम आपको बोले कि हम आपको ये वाला कार देंगे, उसी समय आइडेंटिफाई कर दे कि हम आपको ये वाला देंगे, तो वो हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक गुड्स हो गया। ठीक है। असर्टेन गुड्स किसको बोलेंगे, तो असर्टेन गुड्स समझने से पहले हम लोग समझते हैं अनअसर्टेन गुड्स। तो अनअसर्टेन गुड्स किसको बोलते हैं, जो भी गुड्स हमारा बल्क में पड़ा होता है। जैसे हमारा एक गोडाउन है, या फिर यही लेते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग शोरूम में गए तो शोरूम के जो गोडाउन में जो बहुत सारे कार पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कार पड़े हुए हैं, तो ये हमारा क्या है, बल्क में पड़ा हुआ है। तो ये जो बल्क में पड़ा हुआ है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अनअसर्टेन। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया अनअसर्टेन। लेकिन जो भी बल्क में पड़ा हुआ है उसको बोलते हैं अनअसर्टेन गुड्स। लेकिन जैसे ही उसमें से हम बात किए, पहले हम क्या किए, अब हम क्या कर रहे हैं कि अब आपसे एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब आप शोरूम में गए, आपने कार दिखा दिया, आपने डिस्क्रिप्शन भी दे दिया कि हम ऐसा ऐसा कार है मेरे पास, ठीक है, सैंपल भी दिखा दिए आप कि इस तरीके का कार है, आपको पसंद है तो एग्रीमेंट कीजिए, उसके बाद फिर आपको वहां से हम निकाल लेंगे। तो जो गुड्स एग्रीमेंट करने के बाद आइडेंटिफाइड होता है, एग्रीमेंट करने के बाद जो आइडेंटिफाइड होता है उसको हम लोग बोलते हैं असर्टेन गुड्स। अगर हम असर्टेन गुड्स को लिखें तो क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड आफ्टर एग्रीमेंट, आइडेंटिफाइड आफ्टर एग्रीमेंट। और स्पेसिफिक गुड्स क्या बोलता है, आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट, आइडेंटिफाइड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय ही आइडेंटिफाइड हो गया, उसको बोलेंगे स्पेसिफिक गुड्स। लेकिन जो पहले एग्रीमेंट होगा, पहले फर्स्ट स्टेप में हमारा एग्रीमेंट होगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, वो असर्टेन गुड्स होगा। अब आप शोरूम में गए और बोल रहे कि हमको XUV 700 चाहिए, तो वो आपको बल्क में लेके गया, गोडाउन में लेके गया, वो आपको दिखा दिया, और वहां से जैसे ही आपके लिए एक गुड्स, जैसे ही आप एग्रीमेंट किए कि ठीक है हमको XUV 700 खरीदना है, अब वो जाएगा वहां से कोई एक कार लेकर के चलेगा। जैसे ही वो कार लेकर गया, आपके नाम से चढ़ा दिया कि ये कार अब इस आदमी का है, तो वहां से क्या हो गया, वो असर्टेन हो गया। तो स्पेसिफिक गुड्स और सर्टेन गुड्स में कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल इसमें लॉजिक याद रखना है कि स्पेसिफिक गुड्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय आइडेंटिफाइड हो जाता है कि हमको ये वाला मिलेगा। लेकिन सर्टेन गुड्स में क्या होता है कि पहले हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद आइडेंटिफाइड होता है कि हमको आपको ये वाला गुड्स देंगे। सर्टेन गुड्स सिंपल, इसमें बल्क क्वांटिटी, सर्टेन गुड्स हमेशा बल्क क्वांटिटी में होता है। या फिर मान लीजिए कि आप किसी शॉप पे गए, आप बोले कि हमको 10 kg चावल चाहिए, वो आपको सैंपल दिखाएगा, वो आपको क्या करेगा, सैंपल दिखाएगा कि ये देखिए इस तरीके का चावल है। जैसा ही आप बोले कि ठीक है हमको ये चावल पसंद है, 10 kg हमको चावल दे दीजिए, तो वो जैसे ही क्या किया कि अपने बल्क में से 10 kg जो चावल वहां से निकाल करके लेके आया, तो जैसे ही बल्क में था तो वो अनसर्टेन था, जैसे ही वो 10 kg वहां से निकाल करके अलग कर लिया, तो जो 10 kg जो अलग कर लिया वो हमारा क्या हो जाएगा, असर्टेन गुड्स हो जाएगा। यानी कि जब तक बल्क में है वो अनसर्टेन है, जैसे ही बल्क से जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हुआ वहां से बाहर उसको निकाले, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, असर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय ही हमारा क्या हो जाता है, स्पेसिफिक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो हमारा एग्जिस्टिंग गुड्स हमारा क्या हो गया, कंप्लीट। अब आता है क्या, फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स किसको बोलेंगे बताइएगा जरा। अगर हमको बात करना है फ्यूचर गुड्स, तो फ्यूचर गुड्स हम लोग किसको बोलेंगे, फ्यूचर गुड्स हम लोग किसको बोलेंगे,
तो फ्यूचर गुड्स वो गुड्स जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फ्यूचर गुड्स का सिंपल मतलब होता है कि वो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप XUV 700 खरीदेंगे तो XUV 700 आपको ब्लैक कलर में चाहिए था, ब्लैक कलर में एग्जिस्ट करता है, ब्लैक कलर में XUV 700 आ रहा है। लेकिन आप बोले कि हमको XUV 700, नीचे समझाते हैं इसको, फ्यूचर गुड्स को। फ्यूचर गुड्स, ठीक है। अब आप शोरूम में जो गए तो बोले कि हमको XUV 700 चाहिए, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि हमको कौन से कलर में चाहिए, हमको चाहिए पिंक कलर में, हमको चाहिए पिंक कलर में। क्या XUV 700 पिंक कलर में आता है क्या? XUV 700 पिंक कलर में आता है? बताइए, नहीं आता है। तो जो आप कॉन्ट्रैक्ट करें कि हमको XUV 700 चाहिए, तो महिंद्रा कंपनी वाला बोलता है कि ठीक है वेट कीजिए, अभी तो हम आपको XUV 700 एट अ टाइम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं कि आप हमको कुछ दिन का टाइम दीजिए, हम आपको 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद हमको आपको पिंक कलर का कार हम आपको XUV 700 दे देंगे। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते समय एक एग्जिस्ट कर रहा था? नहीं। तो हम एग्रीमेंट करने के बाद उस गुड्स को बनाया जाएगा, तो उसको बोलते हैं क्या? फ्यूचर गुड्स। जो कि एग्रीमेंट करते समय वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, जो कि एग्रीमेंट करते समय वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो, एग्रीमेंट करने के बाद उसको बनाया जाएगा, उसको बोलते हैं फ्यूचर गुड्स, जो कि फ्यूचर में बनाया ही जाएगा उसको। ठीक है, अभी महिंद्रा कंपनी XUV 700 पिंक कलर में नहीं बना रही है, लेकिन जैसे ही आप उससे एग्रीमेंट किए तो वो तैयार हो गया कि हम आपको 1 या 2 महीने के बाद हम आपको पिंक कलर में XUV 700 दे देंगे। तो 1-2 महीने क्या हो गया, हमारा फ्यूचर टाइम में दे दिया ना, तो फ्यूचर में वो बनेगा हमारा, उसका ऑनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर फ्यूचर गुड्स को लिखे अगर हम, तो फ्यूचर गुड्स को कैसे लिखेंगे? गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस, गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड acquired by seller after making कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यानी कि जैसे ही आप महिंद्रा से XUV 700 पिंक कलर का कॉन्ट्रैक्ट किए, तो उसके बाद वो क्या करेगा? प्रोड्यूस करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा उसको। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? फ्यूचर गुड्स। तो फ्यूचर गुड्स क्या होता है? जो फ्यूचर में होता है, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, और फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट ऑफ सेल। ठीक है, फ्यूचर गुड्स जो होता है वो एक्चुअल सेल नहीं होता है। फ्यूचर गुड्स जो होता है वो एक्चुअल सेल नहीं होता, इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज अ पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। एक्चुअल कैसे होगा? जो कि अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो हम उसको एक्चुअल सेल कैसे मान लेंगे? ठीक है, वो फ्यूचर में जाकर के एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद फिर वो क्या होगा? एक्चुअल ट्रांसफर होगा, तो वो फ्यूचर में होने वाला है, तो इसको एक्चुअल सेल नहीं बोलते हैं। एग्जिस्टेंस गुड्स को एक्चुअल सेल बोलेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया फ्यूचर गुड्स। अब हमारा थर्ड टॉपिक क्या आता है? कंटिजेंट गुड्स। थर्ड टॉपिक है ये ना, यानी कि हम लोग एग्जिस्टेंस गुड्स हो गया, फ्यूचर गुड्स हो गया, अब हमारा क्या बचा है? कंटिजेंट गुड्स। तो कंटिजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कंटिजेंट गुड्स किसको बोलते हैं बताइए? तो कंटिजेंट्स गुड्स का मतलब वो गुड्स होता है जिसमें कि हम
कुछ न कुछ कंडीशन डाल देते हैं। अगर सिंपल सा अगर इसमें हम याद रखें तो इसमें सिंपल बोल सकते हैं क्या, कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। कहने का मतलब है कि हमको एक मोबाइल खरीदना है, ठीक है, हमको एक नया मोबाइल खरीदना है। सपोज डेट कोई सैमसंग का मोबाइल है, ठीक है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि उस सैमसंग का मोबाइल हम तभी खरीदेंगे जबकि मेरा ये मोबाइल जो है वो बिक जाएगा। यानी कि पहले मेरा ये मोबाइल बिकेगा, उसके बाद फिर हम सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे। यानी कि सैमसंग वाले से हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम आपका मोबाइल तभी खरीदेंगे जब ये मेरा मोबाइल क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। यानी कि ये मेरा मोबाइल पहले कोई खरीद लेगा तब फिर हम आपका मोबाइल खरीदेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, कंडीशन लगा दिए हम कि नहीं नहीं पहले मेरा मोबाइल बिकेगा तभी हम लेंगे, ऐसे नहीं ले सकते हैं। तो जैसे ही कुछ हम कंडीशन लगा देते हैं कॉन्ट्रैक्ट करते समय गुड्स का, तो वो क्या हो जाता है, कंटिंजेंट गुड्स। क्या हो जाता है, कंटिंजेंट गुड्स, ठीक है। तो अगर कंटिंजेंट गुड्स का अगर हमको डिफिनेशन लगाना है, अगर डिफिनेशन चाहिए तो क्या होगा कंटिंजेंट गुड्स। तो कंटिंजेंट गुड्स का डेफिनेशन कहता है कि द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिंजेंसी आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। अगर कंटिंजेंट गुड्स का अगर डिफिनेशन लिखना है तो लिखिएगा, द एक्विजिशन ऑफ विच by seller depends upon an uncertain contingency, जो कि अनसर्टेन इवेंट है, ठीक है, आर कॉल्ड कंटिंजेंट गुड्स। उसको क्या बोलेंगे, कंटिंजेंट गुड्स बोलेंगे। इन अदर वर्ड, अगर फ्यूचर गुड्स को देखा जाए तो फ्यूचर गुड्स भी क्या है, फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स दोनों फ्यूचर में ही होगा। अगर ये मेरा मोबाइल बिकेगा तभी हम वो गुड्स खरीदेंगे, तो ये भी तो फ्यूचर में ही होने वाला है। फ्यूचर गुड्स भी वही बोलता है। लेकिन क्या कहता है कि कंटिंजेंट, देखिए, इन अदर वर्ड्स लाइक द फ्यूचर गुड्स, इन द केस ऑफ कंटिंजेंट गुड्स ऑल्सो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर गुड्स और कंटिंजेंट गुड्स में दोनों में कॉन्ट्रैक्ट करते समय हमारा क्या होता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होता है, फ्यूचर में होता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर दोनों में कब होता है, फ्यूचर में होता है। तो यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, क्या, ये इसका भी पॉइंट है, ठीक है, और ये इसका भी पॉइंट है, दोनों का पॉइंट है। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट करते समय वो क्या होगा, प्रॉपर्टी पास नहीं होगा। प्रॉपर्टी पास कब होगा, फ्यूचर में होगा, चाहे वो कंटिंजेंट गुड्स हो चाहे फ्यूचर गुड्स हो। दोनों में प्रॉपर्टी पास कब होगा, तो दोनों में प्रॉपर्टी पास होगा कब, फ्यूचर में। तो ये तो हम लोग क्या पढ़े हैं अभी, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब हम इसको क्या करते हैं कि एक बार स्टडी मटेरियल से रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, कौन सा, डिलीवरी पे। तो अब हम लोग चलते हैं स्टडी मटेरियल पे। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में क्या क्या पढ़े हम लोग, एग्जिस्टिंग गुड्स पर है, फ्यूचर गुड्स पर है, कंटिंजेंट गुड्स पर है। एग्जिस्टिंग गुड्स में भी 3 पार्ट था, स्पेसिफिक गुड्स था, सर्टेन गुड्स था और अनसर्टेन गुड्स था। अब यहाँ पे पढ़िए तो एग्जिस्टिंग गुड्स क्या बोलता है। एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स विच आर इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। और एग्जिस्टिंग गुड्स का सेक्शन है 6। सेक्शन 6 क्या कहता है, सेक्शन 6 एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में बोलता है। तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर such goods which are in existence at the time of contract of sale. Those owned or possessed or acquired by the seller at the time of contract of sale.
ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पोजीशन वगैरह सब ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, जो कि वो सेलर अपने पास रख रहा हो, उसका वो ऑनर हो, तभी तो वो ट्रांसफर कर पाएगा। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में हम क्या पढ़े थे, 3 चीज पढ़े थे, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स क्या कहता है? स्पेसिफिक गुड्स मीन्स गुड्स आइडेंटिफाइड, गुड्स identified and agreed upon at the time of contract of sale। जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय ही आइडेंटिफाइड है कि हम आपको ये वाला गुड्स देंगे, तो ठीक है, वो स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। और स्पेसिफिक गुड्स का सेक्शन है सेक्शन 2 सब सेक्शन 14। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। क्या है? एनी स्पेसिफाइड एंड फाइनली डिसाइड गुड्स लाइक सैमसंग गैलेक्सी S7 एज। यहाँ पे हमको एकदम क्लासिफाइड है कि सैमसंग गैलेक्सी S7 एज हमको चाहिए। वायरपूल वॉशिंग मशीन चाहिए, वायरपूल का वॉशिंग मशीन चाहिए, कौन सा? 7 kg वाला चाहिए हमको, यहाँ पे आइडेंटिफाइड है। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया है। क्या? ए हैड 5 कार, ए के पास 5 कार है। ठीक है, डिफरेंट मॉडल्स का। ही एग्री टू सेल हिज सेंट्रो कार टू बी। कौन सा कार सेल कर रहा है? उसके पास, ए के पास है कितना कार? 5 कार है, डिफरेंट मॉडल के हैं, ये नहीं कि सेम मॉडल के हैं, लेकिन वो बोल रहा है कि हम इसमें से सेंट्रो कार बेचेंगे बी को। और बी जो है वो एग्री हो जाता है कि ठीक है हम आपका सेंट्रो कार परचेज करेंगे। इन दिस केस सेल आर ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, यहाँ पे स्पेसिफिक गुड्स है कि हमको सेंट्रो कार ही चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? आइडेंटिफाइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय, तो वो कौन सा हो जाएगा? स्पेसिफिक गुड्स हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्या? असर्टेन गुड्स। अब देखिए असर्टेन गुड्स क्या बोलता है। असर्टेन गुड्स, certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement, जो कि एग्रीमेंट के बाद आइडेंटिफाइड होता है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। यानी वैसा गुड्स जो कि हम पहले एग्रीमेंट करते हैं, उसके बाद वो गुड्स आइडेंटिफाइड होता है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, उसको क्या बोलते हैं? असर्टेन गुड्स। अभी तो हम लोग डिटेल में समझ ही लिए थे, सिर्फ स्टडी मटेरियल से मैच कर रहे कि हम लोग सही पढ़े हैं कि नहीं पढ़े। ठीक है, दिस टर्म इज नॉट डिफाइंड इन एक्ट, ये टर्म हमको एक्ट में डिफाइन नहीं है, बट बीन जुडिशियली इंटरप्रेटेड। ठीक है, उसके बाद क्या करा? एक्चुअल प्रैक्टिस द टर्म असर्टेन गुड्स इज यूज्ड इन द सेम सेंस एज स्पेसिफिक गुड्स। पहले ही बताए थे आपको, ये सर्टेन गुड्स और स्पेसिफिक गुड्स को अगर देखिएगा तो दोनों में माइनर डिफरेंट है। एक वो है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय आइडेंटिफाइड होता है, एक वो है पहले एग्रीमेंट करना पड़ता है, उसके बाद गुड्स आइडेंटिफाइड होता है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। ठीक है, तो ऐसा एग्रीमेंट देखिए, अगर हम यहाँ पे सिंपल अगर एक चार्ट बनाए तो पहले क्या होता है? असर्टेन गुड्स में पहले क्या होता है? एग्रीमेंट। असर्टेन गुड्स का स्टेप 1 क्या है? एग्रीमेंट। तब जाकर के क्या होता है? आइडेंटिफाइड। और थर्ड स्टेप में जाकर के बनता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है, लेकिन स्पेसिफिक गुड्स में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, उसी समय गुड्स आइडेंटिफाइड हो जाता है। ये दोनों प्रोसेस जो है एट अ टाइम होता है, किसमें? स्पेसिफिक गुड्स में। ठीक है, इसमें सर्टेन गुड्स में एक एग्जांपल दिया क्या? अ होलसेलर ऑफ कॉटन हैज 100 बेल्स। A wholesaler of cotton has 100 balls in the godown. He agreed to sell 150 bales, and these bales were selected and set aside. अब उसमें से क्या है कि एक होलसेलर है जो कि उसके गोडाउन में कितना है? 100 बेल्स रखा हुआ है उसके गोडाउन में। वो क्या करता है? ही एग्री टू सेल 50 बेल्स, और उसमें से वो 50 बेल को बेचना चाहता है। ठीक है, अब जैसे ही उसमें से सिलेक्ट करके अलग कर लिया, तो जैसे ही वो अलग कर लिया तो वो क्या हो गया? असर्टेन गुड्स हो गया। देखिए यहाँ पे क्या, ऑन सिलेक्शन द गुड्स बिकेम असर्टेन। जैसे ही वो सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है आपको 100 गो मेरे पास था,
100 था मेरे पास, 100 में से हमको 50 छांटना था, 50 छांट लिए। जैसे ही 50 को अलग किए हम, तो वो अलग करते साथ ही वो क्या हो गया, अ सर्टेन गुड्स बन गया। ठीक है, इन दिस केस द कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर द सेल ऑफ अ सर्टेन गुड्स। ये कौन सा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ सर्टेन गुड्स हो जाएगा। द कॉटन बेल्स टू बी सोल्ड आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। It may be noted that before the ascertainment of the goods, the contract was for the sale of uncertain goods. लेकिन कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या था, वो अनसर्टेन गुड्स था। कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जैसे ही वहां से 50 को अलग कर लिया गया, तो वो क्या हो गया, असर्टेन हो गया। ठीक है, अब आता है क्या, अनसर्टेन गुड्स। इसमें से तो कुछ करना ही नहीं है। Uncertain goods are those goods which are not specifically identified or ascertain at the time of making contract. कॉन्ट्रैक्ट करते समय ना तो वो स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड है, नहीं असर्टेन है, उसको क्या बोलते हैं, अनअसर्टेन गुड्स। दे आर आइडेंटिफाइड एंड डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल। यानी कि हम पहले सैंपल दिखाते हैं, ठीक है, आपको XUV 700 चाहिए तो देखते होंगे शोरूम में सैंपल रखा रहता है, या फिर आप मोबाइल खरीदने जाते होंगे तो वहाँ पे भी एक डम्मी रखा हुआ रहता है, या फिर जैसा ही आप किसी शॉप पे गए, आपको चावल चाहिए था, अब वो आपको क्या करता है, चावल का सैंपल दिखाता है, देखिए इस टाइप का चावल है, आपको चाहिए तो बोलिए, हम अपने बल्क में से लेकर के आते हैं आपको। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या कहता है, ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट। ए जो होता है वो एग्री होता है बी को सेल करने के लिए क्या, 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट आउट ऑफ लॉट ऑफ 100 पैकेट। उसके पास कितना पैकेट है, 100 पैकेट है, शॉप में रखा हुआ है, लेकिन वो एक पैकेट का क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। इट इज द सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स बिकॉज इट इज नॉन बीच पैकेट इज डिलीवर्ड। जैसे कि ये जो है एग्री होता है कि ठीक है आपको हम एक पैकेट सॉल्ट दे देंगे, लेकिन अभी तक तो वो अनसर्टेन है। जैसे ही वो 100 पैकेट में से हम एक पैकेट को बाहर लाएंगे, तब वो असर्टेन होगा, तब जाकर के वो स्पेसिफिक बनेगा, तब जाकर के वो क्या होगा, बायर को मिलेगा। तो यहाँ पे अनसर्टेन है। एज सून एज प्रैक्टिकल पैकेट इज सेपरेटेड फ्रॉम द लॉट। जैसे ही हम सेपरेट कर लिए लॉट से, तो वो क्या हो गया, असर्टेन हो गया। असर्टेन होने के बाद फिर वो स्पेसिफिक बनेगा, यानी प्रोसेस वही है, जब तक स्पेसिफिक नहीं बनेगा तब तक वो क्या हो जाएगा, बायर के पास नहीं जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल दिया हुआ है क्या, ए हैज 10 हॉर्स। ठीक है, एक्स हैज 10 हॉर्स, एक्स के पास 10 घोड़ा है। ठीक है भाई, ही प्रॉमिस टू सेल वन ऑफ देम। वो प्रॉमिस करता कि हम आपको इनमें से कोई एक हॉर्स बेच देंगे। ठीक है, 10 हॉर्स है, बोले ठीक है इनमें से आपको कोई एक हम आपको दे देंगे, कोई एक दे देंगे, मतलब अभी हम अनसर्टेन पे हैं, अभी हम अनसर्टेन पे हैं। सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई विच हॉर्स विल बी सेल। लेकिन अभी तक स्पेसिफाई नहीं कि हम कौन सा घोड़ा देंगे उसको। इफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अनसर्टेन गुड्स, लेकिन इसी को तो बोलते हैं अनसर्टेन गुड्स। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया इसका। अब आता है क्या, फ्यूचर गुड्स। अब हमें यहाँ पे आता है क्या, फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स आर टू बी मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस और एक्वायर्ड बाय द सेलर आफ्टर द मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेक्शन 2 सब सेक्शन 6। फ्यूचर गुड्स को कौन डिफाइन करता है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 फ्यूचर गुड्स। तो जो कि पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, एग्रीमेंट करने के बाद सॉरी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वो गुड्स को बनाया जाएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चर किया जाएगा बायर को। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज इन एन एग्रीमेंट। वो हमेशा क्या होगा, एग्रीमेंट में होगा। वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा एग्रीमेंट में होगा। फ्यूचर गुड्स हमेशा एग्रीमेंट में होगा। यहाँ पे देख लीजिए क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एन एग्रीमेंट टू सेल, SELL। अभी हम आपको थोड़ा देर के बाद एक टॉपिक बोलेंगे क्या, कि सेल और सेल ये दोनों में बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल। क्या लिखा है, एग्रीमेंट टू सेल। इस पे बताएंगे कि सेल और सेल में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सेल और बता ही देते, यहीं पे बता देते, जब यहीं पे टॉपिक आ गया तो यहीं पे बता देते, आगे का क्यों इंतजार करना। अब देखिए, एक होता है क्या, सेल, और एक होता है सेल। एक होता है SALE वाला सेल, और एक होता है SELL वाला सेल।
कौन कौन सा होता है? एक होता है SALE वाला सेल और एक होता है SELL वाला सेल। यानी कि जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट किए, जैसे ही हम कॉन्ट्रैक्ट किए और गुड्स आपको ट्रांसफर हो गया, यानी कि प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर हो गया, तो वो आता है क्या? सेल में। वो आता है किसमें? सेल में। मतलब जैसे ही हम आपको कॉन्ट्रैक्ट किए, ठीक है, और एट ए टाइम हमको प्रॉपर्टी मिल गया, यानी कि हम आपसे अगर एक पैकेट बिस्किट खरीद रहे हैं और बिस्किट हमको आप तुरंत दे दे रहे हैं, हमको कैश दे दे रहे हैं, तो वो आता है SALE सेल में। लेकिन जैसे ही आप XUV 700 पिंक कलर का बात कर रहे हैं, तो वो होता है एग्रीमेंट टू सेल। यानी कि वो जो चीज फ्यूचर में होगा, सेल का मतलब है जिसका प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, जिसका प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन, जिसका प्रॉपर्टी जो है या राइट्स जो है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगा, तो वो आता है SELL सेल में। और जिसका प्रॉपर्टी एट अ टाइम ट्रांसफर हो जाता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफर एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आता है SALE वाला सेल में। लेकिन जैसे ही हम क्या किए, XUV 700 पिंक कलर का बात किए, तो वो हमारा SELL सेल में जाएगा। फिर SELL जब वो एग्जिस्ट कर जाएगा, जब वो हमको राइट ट्रांसफर हो जाएगा, तो वो SALE वाले सेल में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो जैसे ही फ्यूचर टाइम में जो चीज़ हमारा प्रॉपर्टी या राइट्स ट्रांसफर होगा, तो उसको बोलते हैं SELL। तो फ्यूचर गुड्स में तो वही होता है, SELL फ्यूचर में ही राइट्स मिलेगा हमको। ठीक है, जो कि अभी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो वो एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद हमको मिलेगा। तो SALE सेल और SELL वाला सेल में डिफरेंस समझ में आया? तो SALE यानी कि इसका जो है, इसका डेफिनेशन क्या बोलता है? वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू बायर इन द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल, SALE। लेकिन SELL सेल वाला क्या बोलता है? वेयर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी टेक प्लेस एट फ्यूचर टाइम और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन देयर आफ्टर टू बी फुलफिल्ड, या फिर जो कंडीशन लगाए हैं वो कंडीशन हमारा फुलफिल हो जाएगा, तब जाकर के वो SELL से SALE वाला सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सेल और सेल, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन सा सेल है? SELL सेल है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल पढ़ लेते। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या बोलता है? 1000 क्विंटल ऑफ पोटैटोज टू बी ग्रोन ऑन एज फील्ड। एज के फील्ड में 1000 क्विंटल पोटैटोज ग्रो किया। ठीक है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल। अब ये क्या होगा? 1000 पोटैटो का, जैसे अभी वो पोटैटो लगाया ही है अपने खेत में, और आप जाकर के उससे बोल रहे हैं कि आपका जब ये पोटैटो तैयार हो जाएगा तो आप हमको ये पोटैटो दे दीजिएगा। अभी हम आपसे एग्रीमेंट कर ले रहे हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसा होता है, लोग लगाते समय ही कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो होता है क्या? अग्रीमेंट टू सेल। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोल रहा है? P एग्री टू सेल Q ऑल द मिल्क डेट इज काउ में याइल्ड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर। आने वाले साल में उसका गाय जितना दूध देगा वो सारा का सारा किसको सेल करेगा? क्यू को सेल करेगा। तो ये कब होगा? ये फ्यूचर में होगा। तो ये फ्यूचर में होगा तो क्या होगा? दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स का क्या है? ये क्या है? ये फ्यूचर गुड्स के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो फ्यूचर गुड्स समझ में आ गया। अब आता है क्या? कंटिजेंट गुड्स। एक और एग्जांपल ये भी देख लेते हैं। टी एग्री टू सेल एस द ऑरेंज विच विल बी प्रोड्यूस्ड इन हिज गार्डन। टी एग्री करता है सेल करने के लिए एस को कि टी के गार्डन में जितना भी ऑरेंज होगा इस साल, दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स। अब जितना होगा तो ये क्या है? ये है एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब देखिए कंटिजेंट गुड्स क्या कहता है। कंटिजेंट गुड्स, द एक्विजिशन ऑफ गुड्स विच इज डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कंटिजेंसी।
अरे भाई मेरा मोबाइल बिकेगा तभी तो हम सैमसंग का मोबाइल खरीदेंगे ना। ये तो अनसर्टेन है, अब नहीं बिका तो नहीं खरीदेंगे। तो इसमें कुछ अनसर्टेन इवेंट आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स किसके में आता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन, सॉरी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। कंटिजेंट गुड्स ऑल्सो ऑपरेट एन एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है भाई, ऑपरेट तो करते हैं, दोनों सिमिलर ही है कंटिजेंट गुड्स और फ्यूचर गुड्स। नॉट अ सेल, एस एल ई वाला सेल नहीं है, एस ई एल वाला सेल है, ठीक है। सो फार एज द एक्विजिशन ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी टू द बायर इन कंसर्न, इन अदर वर्ड लाइक द फ्यूचर गुड्स इन केस ऑफ कंटिजेंट गुड्स ऑल्सो द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर, ये आपको लिखा के दिए हैं। द प्रॉपर्टी डज नॉट पास टू द बायर एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते समय आपके पास प्रॉपर्टी नहीं चला जाता है। इसका एग्जाम्पल एक देख लेते हैं, क्या करें। ए एग्री टू सेल बी अ पिकासो पेंटिंग प्रोवाइडेड ही इज एबल टू परचेज इन हिज परजेंट ऑनर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ कंटिजेंट गुड्स। अब उसका कौन परजेंट ऑनर है खोजो, जब मिल जाएगा तब उससे खरीद लेना। पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 10 पीस ऑफ पार्टिकुलर आर्टिकल्स, 10 पी कॉन्ट्रैक्ट टू सेल 15 पीसेस ऑफ अ पार्टिकुलर articles provided the ship which is bringing them reaches the port safely, this is an agreement to sell or contingent goods। अब भाई वो आएगा, क्या पता वो बीच में ही नष्ट हो जाएगा, शिप समंदर के लहर में अगर चला गया तो पहले तो वो सेफली आएगा उसके बाद ही ना, तो इसको फ्यूचर गुड्स भी बोल सकते हैं, कंटिजेंट गुड्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा क्या, डिलीवरी। तो डिलीवरी में भी 3 पार्ट है, तो चलिए हम लोग चलते हैं बोर्ड नोट्स पे, उसके बाद हम लोग वहाँ से पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद आएंगे हम लोग स्टडी मटेरियल पे, ठीक है। अब हमारा क्या टॉपिक आता है, अब हमारा टॉपिक आता है क्या, डिलीवरी। अब डिलीवरी क्या होता है बताइए, डिलीवरी किसको बोलेंगे, डिलीवरी किसको बोलते हैं बताइए। जिसमें डिलीवरी उसको बोलते हैं जो कि एक आदमी के पास से दूसरे आदमी के पास जब पोजीशन जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिलीवरी बोलते हैं। यानी कि अभी ये गुड्स मेरे पास है, जैसे ही हम ये गुड्स को सेल करेंगे तो उसको दे देंगे, तो जब दे दिए तो यही तो हो गया डिलीवरी ना। अब इस पे मेरा राइट थोड़ी ही रहा, अब इसका पोजीशन मेरे पास नहीं है, ये प्रॉपर्टी अब मेरा नहीं है, प्रॉपर्टी जैसे हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर लिए, वो हमको कैश दे दिया, हम उसको दे दिए, हम डिलीवर कर दिए बायर को। तो अब इसका राइट्स, इसका ये प्रॉपर्टी किसका हो गया, ये प्रॉपर्टी बायर का हो गया, तो इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोलते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी मीन्स वॉलंटियरली ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। क्या डिलीवरी मीन्स, लिख ही लो यार, डिलीवरी मीन्स वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे ही हम लोग पोजीशन ट्रांसफर कर देते हैं एक बायर टू, सॉरी सेलर टू बायर पे, तो वो क्या हो जाता है, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिलीवरी। लेकिन डिलीवरी को भी क्या किया गया है कि 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया, कि डिलीवरी को किस पार्ट में, कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, 3 पार्ट में। ये तो हो गया डिलीवरी का डेफिनेशन, लेकिन डिलीवरी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, और वो 3 पार्ट में क्या क्या है, एक होता है एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, एक होता है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है क्या, एक्चुअल डिलीवरी। सेकंड हमारा क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। थर्ड हमारा क्या आता है, सिंबॉलिक डिलीवरी।
थर्ड हमारा क्या आता है, सिंबॉलिक डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी और सिंबॉलिक डिलीवरी। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, डिलीवरी पढ़ करके आज का लेक्चर समाप्त करेंगे, ठीक है। तो डिलीवरी में पहला क्या है, एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा क्या है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तीसरा क्या है, सिंबॉलिक डिलीवरी। अब एक्चुअल डिलीवरी किसको बोलेंगे बताइए, अब हम एक्चुअल डिलीवरी किसको बोलेंगे, एक्चुअल डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि एट अ टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर कर देते हैं। जैसे कि हम किसी शॉप पे गए और हम बोले कि हमको एक पैकेट बिस्किट दीजिए, हम उसको पैसा दिए, वो हमको बिस्किट दिया, तो एट अ टाइम हमको ऑनरशिप ट्रांसफर हो गया और गुड्स भी हमको मिल गया, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी, इसको बोलेंगे एक्चुअल डिलीवरी। यानी कि जो चीज़ हमको एट अ टाइम मिल जाता है, अगर इसमें सिंपल अगर बोले तो कैश परचेज जो होता है वो हमारा एक्चुअल डिलीवरी होता है। एक्चुअल डिलीवरी करने का मतलब कि जो कि फिजिकली डिलीवर किया जा रहा हो, फिजिकली जिस गुड्स को हम, जिस गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो गुड्स हमको उठा करके मेरे हाथ में दे दे रहा है, लीजिए ये आप गुड्स आपका है, डिलीवरी, एक्चुअल डिलीवरी। तो एक्चुअल डिलीवरी का अगर हम डेफिनेशन लिखें यहाँ पे, एक्चुअल डिलीवरी का अगर हम डेफिनेशन लिखें तो व्हेन द गुड्स आर फिजिकली डिलीवर टू द बायर, लिख ही लीजिए, व्हेन द गुड्स फिजिकली डिलीवर टू द बायर, जो कि फिजिकली डिलीवर किया जा रहा है, जो गुड्स है वही गुड्स को उठा करके दे दे रहे कि ले लीजिए ये गुड्स आपका, जैसे ही आप हमको पैसा दिए हम आपको गुड्स देंगे, ले लीजिए ये गुड्स आपका हो गया। अब इस गुड्स को आप बेचिए, कंज्यूम कीजिए, जो कीजिए, रीसेल कीजिए या फिर रखे रहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस पे आपका, ये आपका प्रॉपर्टी हो गया, इस पे अब सारा राइट्स आपका है, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो सिंपल लिख लीजिए कैश सेल या कैश परचेज, ठीक है। अच्छा, इसमें एक्चुअल डिलीवरी में एक चीज और आता है, मान लीजिए कि अगर मुकेश अंबानी को एक्सयूवी 700 कार खरीदना था, मुकेश अंबानी को एक्सयूवी 700 कार खरीदना था, तो क्या मुकेश अंबानी उसका डिलीवरी लेने खुद जाएगा? सपोज डेट उसको किसी को गिफ्ट करना था, मुकेश अंबानी को एक्सयूवी 700 किसी को गिफ्ट करना था, तो शोरूम से डिलीवरी लेने के लिए क्या मुकेश अंबानी खुद जाएगा? उतना बड़ा आदमी है, वो खुद जाएगा या उसका कोई आदमी जाएगा, उसका कोई एजेंट जाएगा, उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव जाएगा, कौन जाएगा बताइए। यानी कि मुकेश, सीधी सी बात है कि मुकेश अंबानी जो है वो तो नहीं जाएगा एक्सयूवी 700 का डिलीवरी लेने के लिए, तो वो अपना कोई ऑथराइज्ड पर्सन को भेजेगा जो कि मुकेश अंबानी के बिहाफ पे जाएगा और वो डिलीवरी लेगा। तो डिलीवरी जो है वो क्या है, या तो बायर खुद ले सकता है या फिर कोई ऑथराइज्ड पर्सन भी डिलीवर ले सकता है। तो एक्चुअल डिलीवरी में यहाँ पे स्टार मार्क करके लिखिएगा क्या, एक्चुअल डिलीवरी टेक प्लेस when the seller transfer physical possession of goods किसको, या तो बायर को या फिर कोई थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन इसी को क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड। थर्ड पर्सन कौन, ये नहीं कि कोई चल जाएगा, कोई उसका ऑथराइज्ड पर्सन होगा वही जाएगा, ठीक है। तो ये डिलीवरी कोई भी ले सकता है, या तो बायर खुद ले सकता है, कोई थर्ड पर्सन ले सकता है, ठीक है। ये हो गया एक्चुअल डिलीवरी। अब इसके बाद क्या आता है, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है ताजा ताजा डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी।
सब कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या आता है बताइएगा जरा। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में क्या आएगा? तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी करने का मतलब है जो कि गुड्स जो है उसमें कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, गुड्स में कोई भी अफेक्ट नहीं आएगा, लेकिन फिर भी वो गुड्स डिलीवर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई एक वेयर हाउस है, ठीक है, कोई एक वेयर हाउस है और इसमें जो है, और ये वेयर हाउस मान लीजिए किसका है, ये वेयर हाउस जैसे मान लीजिए कि मेरा है, ठीक है, ये वेयर हाउस किसका है, मेरा है, कौटिल्य का ये वेयर हाउस है, ठीक है। लेकिन इस वेयर हाउस में जो है जो गुड्स रखा हुआ है, वेयर हाउस में जो गुड्स रखा हुआ है, ये गुड्स किसी धीरज नाम के आदमी का है, ठीक है। वेयर हाउस का ऑनर हम हैं, लेकिन वेयर हाउस में जो गुड्स रखा हुआ है उस गुड्स का ऑनर कौन है, धीरज है। अब धीरज क्या कर रहा है कि इस गुड्स को बेच रहा है, किसको, किसी नंदू नाम के आदमी को। ये धीरज जो है अपना गुड्स किसी नंदू नाम के आदमी को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। लेकिन इस नंदू का कहना है कि ठीक है हम तुम्हारा गुड्स को खरीद ले रहे हैं, लेकिन ये गुड्स जो है यहीं पे रखा रहेगा, ये गुड्स अभी भी कौटिल्य के गोडाउन में ही रखा रहेगा, कौटिल्य के वेयर हाउस में ही रखा रहेगा। लेकिन अब इसका जो ऑनर जो है वो धीरज ना होकर के कौन हो गया, नंदू हो गया। तो क्या यहाँ पे गुड्स के साथ कुछ चेंज हुआ, अफेक्ट हुआ गुड्स का? गुड्स तो पहले भी जहाँ था अभी भी वहीं पे है, लेकिन फिर भी डिलीवरी हो गई। ये धीरज जो है ये हमको बोल दिया कि अब से ये गुड्स मेरा नहीं है, अब से ये गुड्स किसका है, नंदू का है। तो अब से जो तुम गुड्स रख रहे हो मेरा नहीं रख रहे हो, तुम नंदू के बिहाफ पे रख रहे हो। नंदू हमको बोल दिया कि ठीक है कौटिल्य तुम अब मेरे बिहाफ पे क्या करोगे, गुड्स को रखोगे। तो ठीक है अब हम गुड्स रखेंगे, हमको क्या, हमको तो रेंट लेना है, हम जिसका भी गुड्स रखेंगे हम उससे क्या करेंगे, उसका रेंट लेंगे। तो धीरज क्या है, वो सेल कर दिया नंदू को, तो गुड्स तो यहाँ पे भी डिलीवर हो गया। लेकिन गुड्स के पोजेशन में क्या कुछ क्षति हुआ, गुड्स क्या फिजिकली इधर से उधर हुआ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिलीवरी हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। इसको क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का क्या कहना है, व्हेन इट इज अफेक्टेड विदाउट एनी चेंज इन द कस्टडी और एक्चुअल पोजेशन ऑफ थिंग्स इन द केस ऑफ डिलीवरी ऑफ एल्ट्रोमेंट। एल्ट्रोमेंट मतलब एक्नॉलेजमेंट, यानी कि कस्टडी भी चेंज नहीं, अभी भी मेरे ही कस्टडी में है, अभी भी मेरे ही कस्टडी में है। एक्चुअल पोजेशन जो है अभी भी मेरे ही पास है, लेकिन ये गुड्स का ऑनर धीरज ना होकर के नंदू हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, गुड्स डिलीवर हुआ, इसको हम डिलीवरी बोलेंगे, ठीक है। अगर इसमें लिखना है तो लिख लीजिए, व्हेन इट इज affected without any change in the custody or actual possession of things as in case of delivery of acknowledgement। ठीक है, तो यहाँ पे गुड्स के कस्टडी या एक्चुअल पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी डिलीवर हो गया, ठीक है। तो इसका अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, वेयर हाउस का एग्जाम्पल किसका लिखिएगा, वेयर हाउस मैन, वेयर हाउस। राइटिंग बहुत खराब जा रहा है, वेयर हाउस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी समझ में आ गया। अब हमारा थर्ड डिलीवरी है सिंबॉलिक डिलीवरी, एंड द टॉपिक टुडेज लास्ट टॉपिक सिंबॉलिक डिलीवरी।
अब बताइए कि सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है? सिंबॉलिक डिलीवरी किसको बोलेंगे? हमको एक चीज बताइए कि जब आप XUV 700 खरीदने गए थे शोरूम में, XUV 700 जब आप खरीदने गए थे शोरूम में, तो क्या शोरूम वाला आपको XUV 700 ये उठाया और ये आपको दे दिया, ये लीजिए आपका XUV 700 हम आपको डिलीवर कर रहे हैं, या फिर किसी और फॉर्म में डिलीवर करता है? तो जब आप XUV 700 का डिलीवरी लेने के लिए गए थे, उस वक्त क्या किया कि शोरूम वाला एक बड़ा सा की लेकर के आया, एक बड़ा सा क्या किया, की लेकर के आया, और एक तरफ आप हैं और एक तरफ शोरूम वाला है, और वो बोला ये लीजिए, ऐसे पकड़िए और एक फोटो खिंचाते हैं। तो वो फोटो नहीं खिंचा रहा, वो आपको डिलीवरी दे रहा है, लेकिन किस रूप में? एक सिंबल के रूप में, की के रूप में। वो कार उठा करके आपको नहीं दे रहा, वो आपको एक की दे रहा है, चाबी दे रहा है कि ये लीजिए, ये आपके कार का चाबी है, हम आपको XUV 700 आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो ये की क्या है? की एक सिंबल है। की क्या है? एक सिंबल है। ठीक है। या फिर जैसे आप कोई सामान मंगाते हैं किसी दूसरे जगह से, जैसे मान लीजिए कि आपका शिप से कोई सामान आ रहा है, जैसे आप कोई चीज खरीदें, किसी चीज को आप खरीदें, तो जैसे ही आप किसी चीज को खरीदते हैं और वो गुड्स मान लीजिए कि यहाँ से दूर है कहीं, सपोज डेट मुंबई से मेरा कोई गुड्स आ रहा है रेलवे के थ्रू, वहां कोई एक बंदा था जो कि रेलवे पे गुड्स को दे दिया, रेलवे वाला एक रिसिप्ट दिया कि ये गुड्स आपका है। अब वो क्या किया, उस बंदा ने उस रिसिप्ट को हमको दे दिया। जैसे ही वो रिसिप्ट मेरे पास आ गया तो उसका ऑनर हम हो गए, उसका पोजीशन मेरे पास आ गया। तो वो किस रूप में हमको डिलीवरी दिया? रेलवे रिसिप्ट के रूप में डिलीवरी दिया। तो रेलवे रिसिप्ट हमारा क्या हो गया? सिंबॉलिक डिलीवरी हो गया। अब जिसके पास वो रिसिप्ट होगा वो उस डिलीवरी को ले लेगा, जिसके पास वो रिसिप्ट होगा वो डिलीवरी को ले लेगा, वो उस गुड्स को ले लेगा। तो कहने का मतलब है कि या फिर किसी भी सिंबल के रूप में हम डिलीवरी करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। जहां कि हम लोग इसका अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, व्हेन देयर इज डिलीवरी ऑफ थिंग्स in token of a transfer of something else, जो कि किसी टोकन फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं एक्चुअल गुड्स देने के बदले, तो उसको क्या बोलते हैं? सिंबॉलिक डिलीवरी। अगर इसमें आपको एग्जांपल लिखना है तो इसका एग्जांपल लिख लीजिए, कि कार का की लिख लीजिए, याद रहेगा आपको, या फिर लिख लीजिए रेलवे रिसीट्स, या फिर आप लिख लीजिए क्या? बिल ऑफ लैडिंग। जैसे शिप से सामान आता है तो उसको बोलते हैं बिल ऑफ लैडिंग। तो ये सब क्या किया जाता है? हैंड ओवर किया जाता है। ठीक है। तो अभी तक, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक समरी बनाएंगे आज का, कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़े? तो आज का अगर हम लोग समरी बनाए कि आज हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, तो देखिए क्या क्या पढ़े। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े? बायर का डेफिनेशन पढ़े, फिर सेलर का डेफिनेशन पढ़े, फिर गुड्स का डेफिनेशन पढ़े, फिर
क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पर है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में हम लोग क्या क्या पर हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स में हम लोग क्या क्या पर हैं? तो स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स, फिर दूसरा क्या पढ़े थे? फ्यूचर गुड्स, और थर्ड हम लोग क्या पढ़े थे? कंटिजेंट गुड्स। इसके बाद ये क्लासिफिकेशन पढ़े थे, इसके बाद हम लोग पढ़े क्या? डिलीवरी। डिलीवरी में हम लोग क्या क्या पढ़े? तो फर्स्ट पढ़े एक्चुअल डिलीवरी, सेकंड क्या पढ़े? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, थर्ड क्या पढ़े हम लोग? सिंबॉलिक डिलीवरी। तो क्या एक बार इस सबको शॉर्ट रिवीजन कर ले ओरली? तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? बायर। बायर, तो बायर क्या होता है? तो बायर मीन्स अ पर्सन हु बाय और एग्री टू बाय द गुड्स। सेलर का क्या डेफिनेशन था? सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल और एग्री टू सेल द गुड्स। गुड्स का क्या डेफिनेशन था? तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी। उसके बाद लिखा हुआ था कुछ इंक्लूड्स में था ग्रोइंग क्रॉप्स, स्टॉक्स एंड शेयर, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड विच आर एग्रीड टू बी सीवियर आफ्टर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर गुड्स में इतना ही नहीं, गुड्स में और कहना क्या था कि गुड्स में जो होता है वो टेंजेबल और इनटेंजेबल गुड्स भी होता है, जैसे कि कॉपीराइट्स, गुडविल, ट्रेडमार्क, ये सब भी क्या है? गुड्स है। ये सब भी क्या है? गुड्स है। उसके बाद हम लोग पढ़े क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? एक होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, एक होता है फ्यूचर गुड्स, एक होता है कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स, सॉरी, एग्जिस्टिंग गुड्स का क्या डेफिनेशन था? तो एग्जिस्टिंग गुड्स वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय एग्जिस्ट करता हो। गुड्स विच आर एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज कॉल्ड एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया था, स्पेसिफिक गुड्स, उसके बाद फिर क्या था? असर्टेन गुड्स और अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या बोलता है? स्पेसिफिक गुड्स वो गुड्स होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करते समय आइडेंटिफाइड होता है कि हम आपको यही वाले गुड्स देंगे, तो वो क्या होता है? हमारा स्पेसिफिक गुड्स होता है। ठीक है। उसके बाद क्या था? असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स वो होता है जो कि अनअसर्टेन गुड्स में से जो गुड्स को हम बाहर कर लेते हैं, तो वो होता है क्या? असर्टेन गुड्स। असर्टेन गुड्स के लिए क्या होता है? पहले एग्रीमेंट होता है, फिर वो आइडेंटिफाइड होता है, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है। ठीक है। उसके बाद क्या था? अनसर्टेन गुड्स। अनसर्टेन गुड्स जितना भी बल्क क्वांटिटी होता है वो क्या होता है? अनसर्टेन गुड्स होता है। ठीक है। अनसर्टेन गुड्स को भी बेचने के लिए सबसे पहले उसको अनसर्टेन से असर्टेन करते हैं, असर्टेन से फिर स्पेसिफिक करते हैं, तब फिर जाकर के हम उसको क्या करते हैं? सेल करते हैं। क्या इतना पढ़े थे? हाँ। उसके बाद क्या था? फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स वो गुड्स होता है जो कि पहले हम उसको एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट टू सेल, SELL वाला एग्रीमेंट टू सेल करते हैं, फिर जाकर के वो गुड्स बनता है, फिर एग्जिस्टेंस में आता है, तब जाकर के वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, SALE वाला सेल। क्लियर? उसके बाद क्या था? कंटिजेंट गुड्स। कंटिजेंट गुड्स मतलब जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कंडीशन डाल देते हैं। कुछ ना कुछ कंडीशन डाल, जैसे हम मोबाइल का एग्जांपल लिए थे कि अगर हम मोबाइल को अगर बेच रहे हैं तो हम खरीदेंगे तभी खरीदेंगे जबकि मेरा मोबाइल जो भी है वो बिक जाएगा तभी हम खरीदेंगे, जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं? कंडीशन डाल देते हैं। वो क्या हो गया हमारा? कंटिजेंट गुड्स। इसके बाद क्या पढ़ते हैं? डिलीवरी। तो डिलीवरी को कितने पार्ट में? डिलीवरी पहले किसको बोलते हैं? तो जिसमें कि हम लोग वॉलेंटरियली पोजीशन को ट्रांसफर करते हैं, किसको? सेलर टू बायर, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जैसा ही हम लोग क्या करते हैं? वॉलेंटरियली ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिलीवरी बोलते हैं। ठीक है। डिलीवरी को क्या करते हैं? तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का क्या कहने का मतलब? जिसमें कि फिजिकली गुड्स को ट्रांसफर करते हैं, या तो वो गुड्स लेने के लिए बायर खुद आए या फिर अपना कोई ऑथराइज पर्सन को भेजे, हम उसको गुड्स डिलीवर कर देंगे एट अ टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फिर कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या कहता है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी कहता है क्या कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या कहता है बताइए? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या बोलता है बताइए?
जो कि अभी हम इतना अच्छा एग्जाम्पल दिए थे वेयर हाउस वाला, जो कि गुड्स का पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, कस्टडी में कोई चेंज नहीं होता है। जिसके पास पहले भी कौटिल्य के पास गुड्स था, जब धीरज का वो गुड्स में रखा हुआ था तो भी कौटिल्य के पास था, अब नंदू का गुड्स रखा हुआ तब भी वो कौटिल्य का ही गुड्स है। यानी कि विदाउट एनी चेंज इन द इफेक्ट ऑफ कस्टडी और पोजीशन ऑफ द गुड्स इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। उसके बाद क्या था, सिंबॉलिक डिलीवरी। सिंबॉलिक डिलीवरी क्या होता है, जो कि एक्चुअल गुड्स न देने के बजाय उसको कुछ टोकन फॉर्म में देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंबॉलिक डिलीवरी। जैसे बताए थे, कार का की, वेयर हाउस का चाबी दे देंगे, या फिर रेलवे रिसीट्स, बिल ऑफ लैडिंग। ठीक है, तो ये था आज का हमारा समरी नोट्स, जो कि हम लोग लास्ट में पूरा का पूरा रिवाइज कर लिए। अगर इसको लास्ट वाला का अगर आप लोग वीडियो क्लिप बना करके अलग कर लेना चाहते हैं तो भी कर लीजिएगा, तो आज जितना पढ़े उसका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में।